नमस्कार दोस्तों, पहला आज मैं पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में फर्जीवाड़ा तमाम हो रहा है। इससे पहले जब डेमोग्राफिक चेंज की बात आई तो उस दौरान भी देखा गया कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोगों ने खूब कमाई भी की, खूब खाया भी, योजनाओं का लाभ भी उठाया। लेकिन इस फर्जीवाड़े की आंच अब प्रदेश की सरकारी नौकरियों और महत्वपूर्ण संवेदनशील विभागों तक पहुंचती हुई दिख रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एक बड़ा और नया खुलासा हुआ है और वो खुलासा इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि अगर ऐसे फर्जीवाड़े कर संवेदनशील विभागों में, खासकर पुलिस महकमे में या एलआईयू जैसे संवेदनशील विभाग में कोई कर्मचारी कार्यरत है तो फिर ये खतरे का संकेत है, ये चेतावनी का संकेत है। एक तरफ जहां पुलिस तमाम केसेस में उलझ जाती है, एलआईयू अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाती है, उस वक्त ये सवाल आता है कि इस केस को सुलझाने में कहां पर कमी आ गई। लेकिन तब आप क्या करेंगे या कहेंगे जब आपको पता ये चलेगा कि एलआईयू जैसे एक जिम्मेदार विभाग, एलआईयू जैसे एक संवेदनशील और गंभीर विभाग में फर्जीवाड़ा कर नौकरी पर लोग लगे हैं और वो नौकरी कर रहे हैं सालों से, एक भी कागज सही नहीं। तो क्या ये जानकारी हमारी सरकार, हमारे पुलिस महकमे को नहीं है? क्यों आज ये सवाल उठ रहा है, ये बताने के लिए मैं आया हूं। मेरे साथ सवाल उठाने वाले और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के वो तमाम लोग जो लगातार ऐसे मामलों को लेकर संघर्ष करते रहे हैं, उनमें चाहे वो राम कनवाल हो, बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष, या फिर जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा रहा हूं, वो हो सजेंद्र कठैत, महासचिव उत्तराखंड बेरोजगार संघ के हैं। सजेंद्र कठैत, बहुत स्वागत है आपका। और एक गंभीर मसले पर आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो मामला मुझे भी हैरानी में डाल गया और सोचने पर मजबूर कर गया कि आखिर ऐसा भी हो रहा है इस प्रदेश में। इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा, जो ऑपरेशन आप चला रहे हैं, जो अभियान आपने चलाया है, छेड़ा है, उसका मकसद क्या है? और जिसका नाम और जो एलआईयू वाली महिला जिसके बारे में आप बता रहे हैं, दस्तावेज दिखा रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है? जी पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने चैनल पर आमंत्रित किया। देखिए, आज उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जो ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट लॉन्च किया है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ से आप भलीभांति परिचित हैं कि प्रदेश में भर्ती घोटालों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ पहले से सक्रिय है और प्रदेश में नहीं, देश में भी जो नकल विरोधी कानून बना है तो कहीं ना कहीं उसका जो क्रेडिट जाता है वो उत्तराखंड बेरोजगार संघ को ही जाता है। जब हजारों युवा सड़कों पर उतरे तो उसके परिणाम स्वरूप सरकार को मजबूरन विवश होकर नकल विरोधी कानून लागू करना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य है, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, उन्होंने लगातार सार्वजनिक मंचों से, बड़े बड़े मंचों से ये कहा है कि जो भ्रष्टाचार है वो एक बड़ी समस्या है देश के लिए और प्रदेश के लिए। 2025 तक इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और हम उन्हीं का काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम उनका काम आसान कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। हमारी टीम शोध करती है, हमारी टीम रिसर्च करती है, इन कागजों को वेरीफाई करती है और राजस्थान और हरियाणा से हम लोगों ने दस्तावेज इकट्ठा कर अलग अलग प्रदेशों से हम सरकारी महकमे को देते हैं, क्योंकि जो कार्रवाई की शक्ति है वो उनके पास है। हमारे पास जो शक्ति है कि हम जो सूचना है वो उन तक पहुंचा सकें और इस काम को हम लगातार निरंतर कर रहे हैं। ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट, इस मुहिम को हमने इसलिए दिया है कि इसमें आगे बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है और पंकज जी, मैं कहूंगा कि आप भी इस ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट का हिस्सा हैं। कैसे हैं कि हर वो व्यक्ति जो इस देवभूमि उत्तराखंड से प्रेम करता है और जो चाहता है कि इसकी अस्मिता और आने वाले जो नौनिहाल हैं उनका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अपना छोटा सा योगदान किसी न किसी रूप में इस मिशन के लिए देना होगा। इसमें चाहे सूचनाओं का आदान प्रदान हो, चाहे कार्रवाई के लिए शासन प्रशासन पर दबाव बनाना हो। बाहरी राज्यों से लगातार लोग यहाँ पे आ रहे हैं और डेमोग्राफी जो चेंज की बात कर रहे हैं, लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये डेमोग्राफी चेंज की जो मूल जड़ है वो कहाँ है?
जब इस प्रकार से फर्जी स्थायी निवास बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है, तो ये लोग क्या इस तंत्र को ठीक से चला पाएंगे? और उत्तराखंड पुलिस, एलआईयू विभाग, आप समझिए कितना संवेदनशील है, और इंटरनल सिक्योरिटी का, पूरे प्रदेश की इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है। और आज जो कानून व्यवस्था हाशिए पर है इस प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि ऐसे दर्जनों लोग इस प्रदेश में अभी भी नौकरियां कर रहे हैं। इनको बाहर खदेड़ा जाना चाहिए, इनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, और इनसे जो है पूरी रिकवरी वसूल होनी चाहिए। और मैं तो ये भी मांग करूंगा कि इन लोगों के कारण 2015 में जिन लोगों ने वास्तव में दरोगा बनने थे, वो आज मुंबई के होटलों में, दिल्ली, जयपुर में होटलों में धक्के खा रहे हैं। हमने महसूस किया है वो संघर्ष। 13-13 सालों तक लोगों ने प्रताड़नाएं झेली हैं, अपने परिवार वालों के, रिश्तेदारों के, समाज के प्रताड़नाएं झेली हैं कि भाई आपका नंबर क्यों नहीं आ रहा है, आप कैसी किताबें पढ़ रहे हैं। लेकिन अब तो समझ में आ रहा है कि कैसी इस व्यवस्था चल रही है, कैसे लोग सरकारी नौकरियों में घुस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सोचने की आवश्यकता है, और प्रदेश हित में मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री इसमें बहुत बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी, जिस जिस खुलासे को आज आपने किया है, उस खुलासे की बुनियाद और उसकी गंभीरता को थोड़ा बताइएगा। ये कितना चिंतनीय और शोचनीय है अपने प्रदेश के लिए कि एलआईयू में एक महिला अधिकारी कार्यरत है और उनके दस्तावेज एक भी ठीक नहीं पाए गए, बकौल आपके संघ, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से। देखिए पंकज जी, एलआईयू जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उत्तराखंड का जो खुफिया विभाग है, जब भी कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, चाहे गृह मंत्री का कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट के हो, चाहे कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जिससे स्टेट को और हमारे देश को कहीं ना कहीं से खतरे की गुंजाइश है, तो इस प्रकार की सूचनाओं को कलेक्ट करने का जो इनका जिम्मा है, अगर इस तरीके से यहाँ पर फर्जीवाड़ा होगा तो आप समझिए इस राज्य के लिए और इस देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जी नहीं, उस फर्जीवाड़े के बारे में थोड़ा बताइए कि उसमें पता लगा कि सर्टिफिकेट कहीं के हैं वो सही नहीं है, वो क्या नाम है आपने बताया, आरती अरोड़ा, वो कैसे कैसे नौकरी पाली, कब नौकरी पाई, क्या क्या जानकारी उसके बारे में? जी, सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि जो हाई स्कूल हुआ है वो भी यूपी से है, 12वीं जो है वो भी यूपी से है, और जो शिक्षा संस्थान का नाम आ रहा है, आपने अगर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो वहां पर हमारे अध्यक्ष राम गंडवाल जी ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको फोन किया, उनको कॉल किया उस शिक्षा संस्थान को, और उस शिक्षा संस्थान ने सीधा सीधा ये कहा कि आपको किस वर्ष की डिग्री चाहिए, और 2012 की जो डिग्री है, मतलब जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, मार्कशीट बनाने के लिए वो तैयार हैं, और 15,000 रुपए की उन्होंने वहां पे बात की थी। तो इससे तो इस संस्थान की भूमिका का पता चलता है। और जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जो जेएनयू है, जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में राजस्थान एसटीएफ ने जो जांच की है, उसका पूरा जो एसटीएफ की जांच आख्या है वो हमारे पास उपलब्ध है। उस जांच आख्या में अगर जब हम इनरोलमेंट नंबर का मिलान करते हैं तो वही नंबर उसमें इनरोल है जो उनकी अंक तालिका में है। जी। और ये कब ज्वाइनिंग इनकी हुई और कब से कार्यरत है, कहाँ पर कार्यरत है, इनकी कार्य पोस्टिंग और वो तमाम चीजों को लेकर भी एक अलग तरह का विवाद उठता दिख रहा है। जैसा आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने देखा तो आपने कहा कि महत्वपूर्ण जगहों पर इनकी पोस्टिंग रही है, इस महिला की रही है। क्या इस बात की जानकारी जी देखिए पंकज जी, अभी तक जो सूचना में प्राप्त हुई है कि इस महिला दरोगा को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं, और ये काम देखिए, वैसे तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ का अब इसमें काम नहीं रह गया है, अब काम है उत्तराखंड पुलिस प्रशासन का, उत्तराखंड सरकार का रोल रह जाता है कि वो इसमें आगे क्या कार्रवाई करते हैं। ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसकी वर्क हिस्ट्री देखें कि कहां कहां पे उसको जिम्मेदारी मिली है, और इसमें और क्या क्या संवेदनशील जो जिम्मेदारियां उनको दी गई और क्या क्या उसमें लूप होल्स हो सकते हैं। तो ये तो अब उत्तराखंड पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। जी, एक और चीज है, बिना किसी के संरक्षण से ऐसा कोई काम हो नहीं सकता। क्या यहाँ पर कोई बड़ा नाम पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ या कोई बड़ा नाम सियासी
जिसका सपोर्ट हो या हाथ हो, तभी तो इतनी बड़ी हिमाकत कोई कर सकता है, इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के लिए, इतने बड़े महकमे में पहुंचने के लिए और वहां पर बने रहने के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा है। तत्कालीन 2015 के आसपास की भर्ती का मामला है। उस समय जो भी लोग इस पद जिम्मेदार पदों पे रहे होंगे, चाहे वो आपके उस समय के तत्कालीन के गृह विभाग में जो मंत्री रहे होंगे, गृह सचिव रहे होंगे, और जो तत्कालीन डीजीपी रहे होंगे, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और कार्मिक में जो जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, किन अधिकारियों ने इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि इतना संवेदनशील मामला है। और एलआईयू जैसी खुफिया विंग में किसी अधिकारी को बिना जांच पड़ताल के पोस्टिंग देना, ये राज्य के लिए, राज्य की पुलिसिंग के लिए और राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है। जी, एक और सवाल मेरे जहन में, मैं हमेशा पूछता हूँ लोगों से जो लोग इन्वॉल्व रहे उस वक्त। हमने एक बड़ा आंदोलन देखा नकल को लेकर, और उसके बाद सीबीआई जांच की संस्तुति हुई, तमाम चीजें। मुख्यमंत्री ने आपको ऑन ग्राउंड वहां पर सपोर्ट किया या आश्वासन दिया। थोड़ा सा मुझे उस नकल वाले अभियान को लेकर या फिर उस पर होती कार्रवाई को लेकर कोई अपडेट है तो आप वो दे पाएंगे? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? वहां तक वो जांच पहुंची, उसमें क्या नया है? देखिए पंकज जी, ऐसा है, प्रदेश में भर्तियों में जब भी गलत होता है तो उसके लिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ लगातार प्रयास करता है उसको आवाज उठाने का। जी। और ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है प्रदेश के मुखिया की कि उस प्रदेश को साफ सुथरा रखने के लिए कड़ी कार्रवाई करें। हम सिर्फ मांग कर सकते हैं और हम लगातार मांग करते हैं। और प्रदेश के जो मुखिया हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो जांच चल रही है उसकी समीक्षा करें, मॉनिटरिंग करें और अधिकारियों से बोलें कि भाई समयबद्ध तरीके से इसमें कार्रवाई करें। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं साफ नीयत की भी आवश्यकता है। आप कड़े कानून बना दोगे, लेकिन जब तक आपकी नीयत स्पष्ट नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि चीजों को मुकाम तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। जी, तो क्या ये फर्जीवाड़े का खेल सिर्फ यहीं तक है या एक नाम तक सीमित है, या फिर आपको क्या लगता है? क्योंकि जो जानकारियां बीते कुछ वक्त में आई हैं, वो तो कई विभागों में कई लोगों से जुड़ी हुई जानकारियां निकल कर आई। जब सरकार ने खुद एक वेरिफिकेशन अभियान चलाया, उसमें कई लोगों के दस्तावेज फर्जी मिले, और उसमें कुछ लोग सरकारी महकमों में कार्यरत भी पाए गए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कहाँ और कितने बड़े रूप पर, कितने बड़े लेवल पर ऐसे फर्जीवाड़े हुए हैं या हुए होंगे आज देखिए तक? हाँ पंकज जी, देखिए ऐसा है, खामियां बहुत सारी हैं और ये कह पाना भी संभव नहीं है कि हम सारी खामियों को दुरुस्त कर देंगे। लेकिन ये है कि उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और सुधार एक सतत प्रक्रिया है। अगर हम प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं सुधार होगा। नकल विरोधी कानून आया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योग्य युवाओं को मौका मिला है। तो ये सुधार की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके लिए आमजन को सक्रिय होना पड़ेगा। आप और हम सबको मिलकर इस प्रदेश के हित में सोचना पड़ेगा। जब हम सभी लोग इस देवभूमि के लिए अपना अंश भर का भी योगदान देंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव आएगा। जी, वो बदलाव आना जरूरी भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि हाकम सिंह जैसे लोगों पर आरोप लगते हैं और वो फिर छूट जाते हैं। तो ऐसे में कैसे, कौन से बदलाव की बात है, या कैसे हम देखें पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से कि वो आरोप गलत, पंकज जी वो काम उन्होंने किया ही नहीं? तो पंकज जी, ये तो जो हमारे राजनीतिक लोग हैं जो सत्ता पर बैठे हैं, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर ये प्रदेश रहेगा तो तभी उनकी राजनीति चल पाएगी, चाहे वो किसी भी दल के हों। जब प्रदेश ही हाशिए पर चला जाएगा तो इनकी राजनीति कहाँ रह जाएगी। तो ये उनको भी आत्मचिंतन मुझे लगता है करने की आवश्यकता है। आज के युवाओं को आप किस तरीके से देखते हैं और उनके भविष्य को किस तरीके से देखते हैं? काफी प्रतियोगी परीक्षाओं को हम लोगों ने देखा जो विवादों में रही, कोर्ट कचहरी में रही, कई लोगों की उम्र निकल गई, वो लोग वो नहीं कर पाए। और अब बेरोजगार क्या सोच रहा है, उसको उसका भविष्य कैसे संवरेगा और क्या होना चाहिए उसके लिए? क्या नकल विरोधी कानून या फिर उसके बाद और भी कुछ? क्योंकि जो बाहरी डाका पड़ रहा है ये तो और बड़ी चुनौती है। देखिए, मुझे लगता है कि जो ये थंडर ब्लास्ट का हमारा जो ऑपरेशन है, अगर इसमें हमें प्रदेश भर के, चाहे वो मीडिया जगत के लोग हों, चाहे वो आपकी जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोग हों, तो जब अगर मुझे लगता है कि और आम जन का अगर इसमें सहयोग मिलता है
तो कहीं ना कहीं हम एक हद तक इसमें एक बेहतर व्यवस्था बना पाएंगे, ऐसे लोगों को इस प्रदेश से बाहर खदेड़ पाएंगे, और जो योग्य है नौजवान लोग हैं कहीं ना कहीं उनको हक मिल पाएगा। और देखिए, सबके लिए सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है, हम समझते हैं, लेकिन कम से कम अवसर तो सभी को मिलना चाहिए ना। जी। अवसर सभी को मिलना चाहिए। और जब हम नीतियां बनाने की बात करते हैं, तो जब ये पैसों के जो लेन-देन है, उसके माध्यम से अगर इन लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो आप बताइए ये किसी दूसरे के लिए क्या योजनाएं बनाएंगे। तो मुझे लगता है जब योग्य व्यक्ति अगर किसी पद पर पहुंचेगा, तो भविष्य में यह संभव है कि वो अन्य जो युवा हैं उनके लिए भी बेहतर योजनाएं बना सके। जी। अच्छा, ये इस आपके ऑपरेशन का, इस अभियान का अगला पड़ाव क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? इसके बारे में आप कुछ बताने में अभी सक्षम हैं? देखिए, इस पे अभी हमारी टीम समीक्षा कर रही है, हाँ। और जो अगला कदम होगा वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या किसी बड़े खुलासे के माध्यम से ही आप सब लोगों के समक्ष होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं छूट गई थी। राम कनवाल को मैं सुन रहा था, लास्ट में उन्होंने एक बात कही थी, किसी नेता का ज़िक्र किया था इस महिला अधिकारी को बचाने या संरक्षण देने या फिर नौकरी पर लगाने, जो भी हुआ होगा, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नेता का नाम उन्होंने नहीं लिया, वक़्त आने पर आप बताएँगे, लेकिन क्या वाक़ई में सियासी संरक्षण प्राप्त है ऐसे लोगों को, तभी ये हो रहा है? पंकज जी, ये तो आपने खुद ही स्वीकार किया ना, बिना सियासी संरक्षण के क्या राज्य की जो खुफिया तंत्र है उसमें किसी दरोगा को नियुक्ति मिल सकती है? तो ये तो आपने खुद ही स्वीकार किया, और ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो कहीं ना कहीं शंकाएं तो है इसमें, अभी भी टीम समीक्षा कर रही है, टीम लगी हुई है, जैसे कुछ पुख्ता मिलता है तो आप सभी लोगों से साझा किया जाएगा। जी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो सियासी बड़ी मछली भी, उसका नाम भी आप उजागर करेंगे। मैं तो चाह रहा था कि आप बताएँ, जब आप लोगों ने इतनी तैयारी की, इतनी चीज़ें बताई, जब आपको पता है कि वहाँ पर गड़बड़ हुई है और कोई ऐसा आदमी भी है, जो पूरे तालाब को गंदा करने का काम कर रहा है, तो उसका भी खुलासा जल्द होगा, है ना? उम्मीद करता हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने ऐसा वक़्त दिया, हमें साथ जुड़े इस चर्चा के लिए। जी, धन्यवाद पंकज जी। तो एक ऑपरेशन जो चला है, वो चलाया है बेरोजगार संघ वालों ने। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके बाद महासचिव को आपने सुना। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, या फिर कोई जानकारी या कोई खबर नहीं। एलआईयू जैसे महत्वपूर्ण विभाग में फर्जी दस्तावेजों के सहारे फर्जी एंट्रियां और उनको नौकरियां मिलना, और वही लोग काम कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने पहले ही शुरुआत में ही फर्जीवाड़े से नौकरी पाई हो, तो फिर उनसे बेहतर इंसाफ या बेहतर जाँच या फिर सही तरीके से आगे गाइड करने की कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं? वो वही करेंगे ना जो उन्होंने कर रखा है। ये कितना महत्वपूर्ण है और इस कैसे आप इसे देखते हैं? इस चर्चा को आप कैसे देखते हैं? कैसे समझते हैं? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के ज़रिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा चर्चा को, ताकि और लोग भी देख पाएँ, पुलिस महकमा भी देख पाए, और हमारे सियासी लोग भी देख पाएँ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए रगड़िए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।